जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत के अंदर वर्तमान में एनडीए यानी कि बीजेपी और सहयोगी दल मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। एनडीए के इस दावे के दौरान जो प्रक्रिया हुई, जिसमें एनडीए ने बहुमत से अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना, तो एनडीए ने जब नेता नरेंद्र मोदी जी को चुना तो यह प्रक्रिया जहां हो रही थी, ये जो पूरी सेरेमनी जहां हो रही थी, वो सेंट्रल हॉल में हो रही थी। शुक्रवार 7 जून की बात है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक थी, उसमें मोदी जी को तीसरी बार अपना नेता चुन लिया गया। यह जहां बैठक हुई वो संविधान सदन के नाम से जाने वाली बात है, सेंट्रल हॉल के नाम से जाने वाली बात है। यहां पर एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल थे। यहां बैठक के अंदर 293 सांसद, राज्यसभा सांसद, कई पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सब यहां पर उपस्थित हुए और बकायदा गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति को जाकर अपना समर्थन पत्र सौंप दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। उसके बाद मोदी जी जाकर आडवाणी जी से मिले और मिलकर के, और फिर मुरली मनोहर जी से मिलकर के अपनी पार्टी के सीनियर जो नेता हैं उनसे मिलकर आशीर्वाद वगैरह लिया। लेकिन यहां पर एक बहस छिड़ गई, और वो बहस क्या है कि सरकार बनाने का दावा पेश किया। कहां पर? राष्ट्रपति के सामने। सरकार तो नहीं बनी, नहीं बनी, तो फिर ये जो सेंट्रल हॉल है इसमें ये लोग बैठे कैसे? मतलब ये तो पार्टी है ना, एनडीए तो पार्टी है, सरकार थोड़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए कि जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर जितने भी गठबंधन और सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दल बैठक करने के लिए खड़गे जी के निवास पर पहुंचे। निवास पर पहुंचते, प्राइवेट प्लेस पर पहुंचते, आप जहां पहुंचे हो ये वाला जो प्रीमाइसिस दिख रहा है, ये जो आपको 98, इसका लगभग 98 मीटर के आसपास का पेरिफेरी बताया जाता है, डोम सदृश जो कमरा दिखाई दे रहा है, ये संविधान हॉल है। सेंट्रल हॉल के नाम से इसे जाना जाता है। सेंट्रल हॉल में आप सब लोग पहुंचे कैसे? सरकार थोड़ी चल रही है, सरकार थोड़ी चल रही है। और ये सेंट्रल हॉल कहां है, मैं इसका थोड़ा सा आपको महत्व बताता हूं, क्योंकि ये अपने आप में आप में क्यूरोसिटी पैदा करना चाहिए कि पार्टी का तो ये पब्लिक मीटिंग थी ना, प्राइवेट मीटिंग थी ना, प्राइवेट मीटिंग के लिए सेंट्रल हॉल की पहले महत्ता समझ लो, फिर इस सवाल पर वापस लौटेंगे कि ये यहां पर कैसे पहुंचे। आइए मैं आपको थोड़ा सा सेंट्रल हॉल का इतिहास बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में यह बात पता चले कि है क्या, मसला क्या है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं तो ये पुराने जमाने की तस्वीरें हैं। आप एक बार इन तस्वीरों को ध्यान से देखें और समझें। अगर आपने संविधान के ऊपर बने हुए कुछ एपिसोड हैं जो कि कई मीडिया हाउसेज ने बनाए हुए हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अगर आपको ध्यान है तो बढ़िया, नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि भारत का जब संविधान निर्माण कहते हैं ना 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ, तो हुआ कैसे था? कुछ ऐसे हुआ था। कुछ ऐसे मतलब संविधान सभा के अंदर जो हमारे माननीय संविधान सभा के निर्माता लोग बैठे थे, वो कुछ इस प्रकार से बैठे थे। ये जगह जो आपको दिख रही है ये उस दौर का सेंट्रल हॉल है। कहां है ये सेंट्रल हॉल? हमारी पुरानी संसद के अंदर। पुरानी संसद, लुटियंस और बेकर द्वारा बनाई गई संसद 1921 में जिसका निर्माण शुरू हुआ, 1927 में जो बनकर कंप्लीट हुई, उस संसद के अंदर एक रूम हुआ करता था जो लाइब्रेरी के रूप में उपयोग में लिया जाता था। लाइब्रेरी के रूप में जो ये उपयोग में लिया जाने वाला कमरा था, 1946 में जब ये तय हुआ कि भारत वाले अपने लिए संविधान लिखना चाहते हैं तो बैठेंगे कहां? हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बैठेंगे कहां, चर्चा कहां करेंगे, किस तरह से चर्चाएं होंगी? आपस में बैठ करके चर्चा करने के लिए बोले चलो लाइब्रेरी में चलते हैं। लाइब्रेरी में चलेंगे, वहीं से पढ़ेंगे और वहीं से बनाकर संविधान लिखेंगे। तो कोई बात नहीं साहब, पहुंचा गया। वहां पहुंचा गया तो देखा कि यार लाइब्रेरी में तो बैठने की जगह ही नहीं है, संविधान सभा में तो ज्यादा लोग हैं, बैठेंगे कैसे? तो बोले एक काम करते हैं, यहां कुर्सियां लगवाते हैं। तो ये जो चेयर टेबल लगी हुई आप यहां देख रहे हैं, ये असल में संविधान सभा का वो दृश्य है जब हमारे संविधान सभा निर्माता यहां बैठकर निर्माण के लिए और विचार विमर्श के लिए बैठे। अब आई बात समझ में कि कितना ऐतिहासिक इमारत है ये, जिसे आप सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। ये संविधान सभा, ये वो मतलब पवित्र और पायस जगह है जहां पर भारत का संविधान लिखा गया, जहां पर संविधान की बैठकें हुई, संविधान निर्माताओं की बैठकें हुई, आपस में जिरह हुई, विचार विमर्श हुए, वो सारी बातें नोट की गई। यहां पर बकायदा इस प्रकार से नोटिंग की जाती थी संविधान में आपसी डिस्कशन के बाद कि चलो भाई इस लाइन को लिखते हैं। तो ये बात समझ में आया? अच्छा, संविधान तो 1949 में लिखकर पूरा हो गया, देश रिपब्लिक बन गया। उसके बाद
उसके बाद में भाई साहब इस रूम का क्या करें? तो ये रूम तो बड़ा ऐतिहासिक हो गया। अब जब ये रूम इतना ऐतिहासिक हो गया तो इस रूम का क्या करें? अब आप देखिए, ये वो उस समय के दृश्य हैं जिन्हें आप देख करके थोड़ी फेड मेमोरी में बैठा सकते हैं कि कैसा दृश्य रहा होगा इस सेंट्रल हॉल का जिस समय संविधान लिखा जा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद आप यहां देखते हैं कि आपको मनमोहन सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, सामने कुछ पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं, मनमोहन सिंह जी शपथ ले रहे हैं, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और तो और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भी यहां पर ही अपने द्वारा कभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को संबोधित करने के लिए बुलाती हैं, तो भी यहीं बुलाती हैं। प्रधानमंत्री का भी जो स्वेरनिन कार्यक्रम है वो भी यहीं पर होता आया है। तो भाई साहब ये तो पूरी तरह सरकारी जगह हो गई। देखो, लोकसभा राज्यसभा आपस में बैठकर बातचीत करने आएंगी तो यहां आएंगी, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो यहां होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा कभी सभी नेताओं को बुलाकर बातचीत की जाएगी तो यहां की जाएगी। है इंटरेस्टिंग बात। इस जगह की ग्रेविटी समझिए, सेंट्रल हॉल की। यह सेंट्रल हॉल भारत में कितना मायने रखता है इसका महत्व समझिए। और चर्चा क्यों हो रही है? इस कमरे में अभी सरकार नहीं बनी है, तो आप कैसे, आप तो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं ना। है ना इंटरेस्टिंग बात। और मैं थोड़ा महत्व स्थापित करता हूं इस जगह को, जो कि आप पुरानी संसद भवन के अंदर देखते हैं। अगर कोई विदेशी डेलीगेट आए, भारत के नेताओं को संबोधित करे, जैसे 2010 में ओबामा आए, तो ओबामा ने भारतीय सांसदों को जब संबोधित किया, संसद में नहीं किया, सेंट्रल हॉल में किया। अब समझ में आया? इसी सेंट्रल हॉल में, लेकिन आप इस समय पर राजनेताओं के साथ में प्रधानमंत्री समेत 13 सामने की तरफ बैठे लोग देखते हैं, और सामने की तरफ एनडीए के सारे सहयोगी, उनके सांसद, और जहां जहां एनडीए का शासन है वहां के मुख्यमंत्रियों को आप सामने बैठा देखते हैं। सवाल तो बड़ा है, तो मन में क्यूरोसिटी भी तो बड़ी आएगी कि ये ऐसा कैसे संभव है भाई, और हुआ क्या, और कैसे परमिशन ले ली, कोई नियम तो नहीं तोड़ दिया? घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं तोड़ा। संसद भवन के अंदर जहां आप राज्यसभा और लोकसभा देखते हैं, उसके आसपास जितना भी क्षेत्र और होता है, केवल संसद के अंदर 2 बड़े रूम ही नहीं होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रेमाइसेस होते हैं। नेताओं के अपने कमरे होते हैं, राजनेता जो अपनी कोई ऑफिस लेकर चल रहे हैं उनका अपना भवन होता है, जहां पर लोकसभा स्पीकर का अपना ऑफिस होता है। इस प्रकार के तमाम ऑफिसेज ऑलरेडी होते हैं, और ये कुछ कॉमन ऑफिसेज होते हैं जिनका उपयोग कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर एनडीए की बैठक के लिए जो ये रूम उपयोग में लिया जा रहा था, ये प्राइवेट यूज के लिए भी राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक पार्टियों की बैठकों के लिए लिया जा सकता है, तो इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि यहां क्या हुआ फिर। तो यहां पर साहब ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से नेता चुनने के बाद एनडीए के नेताओं ने आगे जाकर राष्ट्रपति से कहा कि ये पकड़िए हमारे 293 सांसदों का समर्थन पत्र, कि हम सरकार बनाने के लिए जो आवश्यक 272 नंबर हैं उतने लेकर ऑलरेडी बैठे हैं, आप हमें इजाजत दें। तो आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, राष्ट्रपति इजाजत क्यों देगा भाई? सरकार के लिए जो सीट चाहिए वो तो आपके पास है, तो राष्ट्रपति का क्या कहना? इसके लिए थोड़ा संविधान की चर्चा हो जाए तो बेहतर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आप यहां पर एक ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। क्या? एन एनडीए डेलीगेशन लेड बाय जेपी नड्डा जी, बीजेपी के जो कि प्रेसिडेंट हैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, अश्विनी वैष्णव जी, ये जितने भी बड़े नेता हैं इन सब के नाम लिखे हुए हैं, और लिखा हुआ है कॉल्ड ऑन दी प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख रही हैं कि मुझसे मिलने ये सारे नेता आए थे। ए लेटर स्टेटिंग दैट, जिसमें लिखा हुआ था, एक पत्र इन्होंने आकर मुझे दिया, दैट नरेंद्र मोदी हैड बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ बीजेपी पार्लियामेंट पार्टी वॉज हैंडेड ओवर टू दी प्रेसिडेंट, कि साहब हमने अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जी को नेता चुन लिया है, ये हमारी तरफ से पत्र पकड़िए। लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनडीए कंस्टिट्यूएंट पार्टीज वर ऑल्सो हैंडेड टू दी प्रेसिडेंट। और साहब सुनिए, जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी हैं उनको हमने अपनी तरफ से अपना नेता चुन लिया है, और चूंकि ये सहयोगी गठबंधन है, सहयोगी पार्टी है, ये सहयोगी पार्टी अपनी तरफ से ये समर्थन पत्र पेश कर रही है कि हम इस अलायंस में इनके साथ खड़े हैं। अपना समर्थन पत्र सौंपते हुए राष्ट्रपति को आप यहां पर देख सकते हैं। तो आप क्या दृश्य देख रहे हैं? जेपी नड्डा जी बीजेपी की तरफ से गए,
साथ में आपको ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सहयोगी दल हैं। सहयोगी दल अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं कि साहब हम लोगों ने अपना समर्थन दे दिया है, अब आप सरकार बनाइए। हो गया यहां तक? चलिए अब आपको आर्टिकल पढ़ना है। देखिए ये इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ने वाली बेसिक चीजें हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसे न्यूज के रूप में पढ़ रहे होंगे, लेकिन काफी सारे लोग इसे इसलिए भी पढ़ें, विद्यार्थी विशेष रूप से इसलिए भी पढ़ें क्योंकि आपको यहीं से पता चलेगा कि भारत का डी ज़्यूरे हेड कौन होता है, डी फैक्टो हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री का रोल क्या है, दायित्व क्या है, आर्टिकल 74 क्या है, 75 क्या है, ये सारे आज के सेशन में कवर करूंगा। अब देखिए ध्यान से, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 इसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में किया है। क्या लिखा है? एक्सरसाइज पावर वेस्टेड इन हर, यानी कि राष्ट्रपति की अपनी क्षमता है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 का उपयोग करना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टुडे अपॉइंटेड। यही से प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप में से बहुत सारे लोगों को ऑप्शन मिल जाए तो आप कहें कि साहब जीते हुए लोग करते हैं, एनडीए के अंदर बहुमत से निर्धारण हुआ कि नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश में अपॉइंट किया जाता है। और कौन करता है? आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति करता है। अपॉइंटेड टुडे नरेंद्र मोदी टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अपॉइंट किया गया है कि चलिए आपको अपॉइंट किया, अब आप प्रधानमंत्री हैं। अपॉइंटमेंट हो गया तो इसके बाद अब वो पद की शपथ लेंगे, जो कि 9 तारीख के दिन शाम 7 सवा 7 बजे के आसपास का टाइम रखा है। आ गई बात समझ में? इस पॉइंट को समझिए। प्रेसिडेंट रिक्वेस्टेड श्री नरेंद्र मोदी। अब आपके इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स रिवाइज होने चाहिए। 75 क्लॉज 1 कहता है अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एडवाइज हर, उन्हें सलाह दें आप, किस बारे में? अबाउट द नेम ऑफ अदर पर्सन टू बी अपॉइंटेड। आहा, आर्टिकल्स को रिवाइज करते चलिए। आर्टिकल 75 के अंदर कितनी प्यारी बात आ गई। क्या लिखा गया है? अब प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर दिया, लेकिन आपसे कहा जा रहा है, और देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में यह बात मेंशन है कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू द प्रेसिडेंट। यानी हमारे देश के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड करी जाएगी, और वो काउंसिल राष्ट्रपति को उनके कार्य संपादित करने में मदद करेगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इंडियन पॉलिटी रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिवाइज हो रहा है। एडवाइज हर अबाउट द नेम ऑफ अदर पर्सन टू बी अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि आप बताइए किस व्यक्ति को किस पद पर बिठाना है। कौन पूछ रहा है? राष्ट्रपति। किससे पूछ रहा है? प्रधानमंत्री से। मैंने आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 1। अब आप मुझे बताइए किसको मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अपॉइंट करूं, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। दूसरा, इंडिकेट द डेट एंड टाइमिंग ऑफ स्वेरिंग सेरेमनी टू बी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के अंदर जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके लिए आप मुझे बताइए, ताकि हम तैयारियां करें कि आपको शपथ कब दिलवानी है। देखिए, आपको मात्र एक ट्वीट लगा, लेकिन इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी रिवाइज हो गई। शिष्टाचार के साथ प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, दही चीनी खिला करके मुंह मीठा कराया गया, और उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई। अब फिर से आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। तो आंसर देखिए, यहां क्या लिखा है? प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 7:15 पर प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। आ गई बात समझ में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपॉइंट कर दिए गए, वो यहां से राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं और आकर के पत्रकारों से बातचीत करते हैं।
मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा जो सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली चीज है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जाती, तो यहां पर सामने पत्रकार खड़े हैं और इधर की तरफ प्रधानमंत्री, और यहां पर उन्होंने अपनी तरफ से अपडेट दिया कि राष्ट्रपति ने मुझे अपॉइंट किया और सभी सहयोगी दलों ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र दिया। यह संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। हमने भी आपको इस बारे में जानकारी अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पर कल दे दी थी कि किस समय पर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक है साहब, तो अब आपको यह समझ में आया शपथ का कार्यक्रम क्या है। इसके साथ साथ रिवाइज तो आप कर ही लेंगे कि शपथ तक कैसे पहुंची है ये बात। पहले लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के बाद में फिर मतगणना हुई, फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ। कई लोगों ने इसे खबर बनाया कि प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। लोगों को लगा कि यार भाई साहब, इसका मतलब यह हुआ कि इनकी सरकार नहीं बन रही है। नहीं, पहले आपको अपना पुराना पद छोड़ना पड़ता है। मतलब आपको पहले इस्तीफा देना पड़ता है कि साहब मेरा कार्यकाल 5 वर्ष तक का था, चुनाव संपूर्ण हुए, आचार संहिता हटी। प्रश्न जान लीजिएगा, आचार संहिता कब से कब तक लगती है? ये इंडियन पॉलिटी का बेहतरीन सवाल है। जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट अनाउंस की जाती है कि इस दिन चुनाव होंगे, उस दिन से लेकर जिस दिन चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गए, उस दिन तक आचार संहिता रहती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहती है। मॉडल ऑफ कंडक्ट खत्म होता है आखिरी परिणाम के साथ, और परिणाम के खत्म होते ही जो निवर्तमान पार्टी है उसके नेता यानी प्रधानमंत्री जाकर अपना इस्तीफा देते हैं कि साहब जी पुराना पद खत्म, अब आप मुझे बताइए आगे क्या करना है। यानी कि अब एनडीए ने फिर से कहा कि नहीं साहब हम इन्हें ही चाहते हैं, तो इन्हें फिर बनाया गया। ठीक है, इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की शपथ तक पूर्व प्रधानमंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने के लिए आग्रह करते हैं। अर्थात हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं है। अर्थात 9 तारीख तक भी, अब आप सोचेंगे कि ये तो अपना इस्तीफा सौंप दिए, तो अब क्या होगा? अभी भी हमारे देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति चल रहे हैं। कब तक? जब तक नए प्रधानमंत्री 9 तारीख को शपथ ग्रहण नहीं कर लेते। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कंटिन्यू तो कर ही रहे थे, जरूरत क्या थी? मतलब ये सारा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत थी? भाई ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसकी पालना में यह काम किया जाता है। ठीक है साहब, तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री 5 जून को ही जाकर अपनी तरफ से इस्तीफा दे आए थे। जैसे आप कई बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे राजनेता बयान देते हुए पाए जा रहे थे कि अगले ही दिन प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, देख लेना। अरे भाई साहब, वो सरकार रिपीट करें या फिर ना रिपीट करें, इस्तीफा तो देना ही होगा, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को चाहे कोई भी प्रधानमंत्री कितनी भी बार रिपीट करे, उसे पहले अपने 5 साल पूरे करके इस्तीफा देना होता है, फिर अगली बार उसको आगे चलना होता है। ठीक है, तो यहां पर रेजिग्नेशन लिया और यहां से सारा काम आगे चला। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया। संसदीय दल का नेता इनको चुना गया, वो मैंने आपको बता दिया। 18वीं लोकसभा चल रही है, वो मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया, वो बता दिया। शपथ ग्रहण का टाइम बता दिया। अब मंत्रियों को होगा विभागों का बंटवारा, और विभागों का बंटवारा जैसे ही होगा राष्ट्रपति उन सबके सामने शपथ दिलवा देगी। इस पर भी हमने एक सेशन किया हुआ है, आपने देख लिया होगा। ठीक है साहब, ये सारी जानकारी आप लोगों को कई बार पहले भी दे दी गई है। ये हो गया, ठीक है, ये काम हो गया प्रधानमंत्री में कार्यकारी शक्तियां। हां, अब यहां से आप थोड़ा सा एक चीज और रिवाइज कर लीजिएगा। भारत के अंदर 2 प्रकार के हेड हुए, डी ज़ीरो और डी फैक्टो। डी ज़ीरो हेड हुए, नाम मात्र के प्रमुख हुए राष्ट्रपति, और कार्यकारी प्रमुख हुए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वो कार्य हैं कार्यों का बंटवारा करना, राजनीतिक दलों का नेता बनना। ये सब आप इंडियन पॉलिटी में एज इट इज पढ़ते हैं, ये सारा कंटेंट मैं आपको अभी डाल के दे दूंगा। ठीक है साहब, चलिए तो क्लियर हो गया यहां तक। हां, आर्टिकल्स की बात की जाए तो 74, 75 और 77 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को सहमति देते हैं। यह मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 74। अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाएगा। हेड की हुई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को उसके कार्य निष्पादित करने में मदद देगी। यह आर्टिकल 74 है। हम कई बार पूछते हैं ना कि राष्ट्रपति बड़ा कि प्रधानमंत्री बड़ा, तो कहा जाता है कि साहब भारत में इफेक्टिव रूप से प्रधानमंत्री बड़ा पद होता है। क्यों? बोले इसकी सलाह पर राष्ट्रपति को काम करना होता है। तो आंसर है, अगर प्रधानमंत्री सलाह ना मान, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति ना माने तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि साहब हमारी बात नहीं मान रहे राष्ट्रपति। तो इसलिए कहा जाता है कि वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, असली पावर तो आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास है।
है, और प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे तो सरकार का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा ओनली, है ना। तो ये इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यह मैंने आपको बता दी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। लोकसभा के प्रति यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है क्या, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्री परिषद जो होती है, आर्टिकल 74 में जिसकी व्याख्या है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, तो 4 ऑप्शन देकर पेपर में पूछा जाता है, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, और एक ऑप्शन और डाल दो मेरी तरफ से, जनता के प्रति। आप भावनाओं में बह जाते हैं, यार सरकार तो जनता के प्रति जवाबदेह है, कहते ही हैं प्रधानमंत्री जी, चिल्ला चिल्ला के बयान देते हैं, हम तो आपके लिए जवाबदेह हैं साहब, चलो जनता के लिए होते होंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है ये। लोकसभा के प्रति और संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति क्यों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कई नेता तो आते हैं जो कि राज्यसभा से भी होते हैं, राज्यसभा के सांसदों को भी, जैसे जयशंकर साहब को लिया हुआ है राज्यसभा से, वो मंत्री हैं, तो फिर तो राज्यसभा के प्रति भी होते होंगे, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की दोनों, संसद हो गई प्लस राष्ट्रपति नहीं, तो फिर संसद के लिए होते हैं, संसद फिर गलत हो गया ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा ओनली, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है लोकसभा, ध्यान से समझिएगा। इसी में जो मेजॉरिटी होती है उसी की सरकार बनती है, राज्यसभा में मेजॉरिटी के आधार पर सरकार नहीं बनती है। लोकसभा सबसे पावरफुल हाउस है, नाम इसका लोअर हाउस है लेकिन बात इसके ऊपर की, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर साहब, तो उम्मीद है मैंने आपको बता दी। एक प्रश्न आपको यहां पर इंडियन पॉलिटी का और मिलता है, और वो क्या है कि साहब मान लीजिएगा कि कोई भी राजनेता ऐसा है जिसको कि राष्ट्रपति बनाना है, या कोई भी नेता ऐसा है जिसको कि मतलब प्रधानमंत्री का पद सौंपना है, और उसने चुनाव जीते ही नहीं, तो क्या होगा। हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को बिना चुनाव लड़े 6 महीने तक उसको पद पर बिठाए रखने का प्रावधान है। मतलब आपके पास चुनाव के अंदर कोई पद जीता हुआ नहीं है, तब भी आप सरकार चला सकते हैं, ठीक है। 6 महीने के अंदर फिर उनको राज्यसभा अथवा लोकसभा में निर्वाचित होकर आना होता है, ठीक है साहब। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, एलन मस्क ने भी बधाई दे दी है, तो मैंने आपसे यह प्रश्न पूछ लिया किसके पास असली पावर होती है, आप जाकर इसका आंसर दे दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। सेशन में नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जैसे मैंने आज पॉलिटी का बहुत सारे टाइटल डिस्कस किए, हिस्ट्री के टाइटल डिस्कस किए, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जो जीएस फाउंडेशन का बैच है आप लोगों के लिए, मात्र 1499 में रिकॉर्डेड। आप वहां से जाकर उसे पढ़ लें, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है, ठीक है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे जो नोट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, आर्टिकल 71-75 के बारे में मैं जब चर्चा कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें देखिए, ये अपने हाथ से प्रॉपर नोट्स बना करके यहां पर लिखिए। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 75 क्या कहता है ना, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के क्या जानकारी है, आर्टिकल 74 क्या कहता है, ये सारी जानकारियां हैंड रिटन नोट्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, आप इनको अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, जैसे ये है ना, ऐसे कुल मिलाकर के 6 नोट्स हैं। जैसे ये इकोनॉमिक्स का, आप इकोनॉमिक्स के नोट्स देखिए, इतने बेहतरीन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, इतने हैंड रिटन प्यार से लिखे हुए नोट्स हैं। आप इनको घर पर मंगाएं, मात्र 1999 में 6 किताबें हैं, 3000 पेजेस से अधिक नोट्स हैं, लेकिन पढ़ने में मजा आ जाएगा, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में लिखे हुए हैं। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही ये सारे नोट्स हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।